से। इसमें क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन थे एग्जाम में, तो आप लोग फटाफट इसको मेरे साथ साथ सॉल्व कर लो सब बच्चे। हाँ, फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, जिनको नहीं आ रहा उनको भी फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर आपको कंसेप्ट समझ आएगा। देखो, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सीरीज एसी सर्किट इज एफ नॉट। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं? ओमेगा नोट बोलते हैं ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। ये क्या होता है? 1/√LC। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है। नाउ कैपेसिटेंस इज मेड 4 टाइम्स। अगर कैपेसिटेंस को 4 गुना कर दिया जाए, देन न्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी? न्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा? मान लो ओमेगा नॉट डैश बोले, वो क्या आएगा? 1/√L इंटू 4 टाइम्स ऑफ सी। तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 √LC। तो आपका क्या हो गया? अगर इनिशियल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट थी, तो बाद वाली क्या हो जाएगी? F0/2। तो इन बाय मेकिंग द कैपेसिटेंस 4 टाइम्स, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगी बच्चे? F0/2। इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाएगी, है ना? इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाएगी। जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो एक बार हैंड रेज करके पूछो कि क्या ये ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC क्या है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी पता है आपको? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। हाँ जी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट पता है सर? ऐसी फ्रीक्वेंसी, देखो रेजोनेंस के बारे में भी यहाँ पे थोड़ी बातें आपको बता देता हूँ। इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। और उस कंडीशन के अंदर दोनों वोल्टेज का फेज होता है 180 डिग्री पे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेट वोल्टेज ड्रॉप जो आएगा वो आएगा ओनली अक्रॉस रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर इज द ओनली एक्टिव कंपोनेंट इन द केस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है बच्चे, और रेजोनेंस के केस में मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होता है सर्किट में। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए रेजोनेंस के बारे में। इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ओनली एक्टिव कंपोनेंट इज रजिस्टर, जो आपका पावर कंज्यूम करेगा, और टोटल पावर जो डिसिपेशन होगा दैट विल बी अक्रॉस रजिस्टर ओनली। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और उस केस में नेचुरल फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन द गिवन सर्किट विल बी। अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई की वैल्यू बताओ इस गिवन सर्किट के अंदर। 100 वोल्ट। क्या आंसर आया था आपको बताओ? 100 ओम, 100 वोल्ट्स। यस सर। 100 वोल्ट्स है ना? कैसे आएगा? देखो, हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट, एलसीआर सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू √VR² प्लस, बताओ जिनको फॉर्मूला पता है साथ साथ बताओ, VC माइनस VL का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो वैल्यूज है उनको सब्स्टिट्यूट आपको करना है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर क्या है? 80 वोल्ट्स, तो 80 स्क्वायर प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर है 100, तो 100 माइनस वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर 40 माइनस 40 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? √6400 प्लस 3600। तो क्या आएगा बच्चे आपका? ये √10,000, यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? 100 वोल्ट्स। ठीक है, तो 100 वोल्ट्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, चलो ये समझ आया आपको? यस सर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद यस रखने का, रिमेंबर फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब। द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर आर। एमीटर और वोल्टमीटर पर क्या रीडिंग रहेगी ये आपको बताना है बेटा। 2 या 0 वोल्ट। 2 एम्पियर एंड 0 वोल्ट। जो भी आपका आंसर आया आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, 2 एम्पियर एंड 0 वोल्ट्स। जिन लोगों ने क्वेश्चन एग्जाम दिया नहीं था वो कर लो, अभी देखो इजी एग्जाम है, आप समझ लो इसको। जिनका हो गया था अच्छी बात है, जिनका कोई क्वेश्चन गलत हुआ होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी चीजें रिवाइज हो जाएंगी कंसेप्ट के साथ। तो करेंगे सब बच्चे इसको। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों बराबर हैं, है ना? कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस आर इक्वल
इन बोथ द वैल्यूज आर इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल है तो क्या होगा बच्चे, इन दोनों वैल्यूज के इक्वल होने से क्या हो रहा है, the only active component in the circuit will be register only। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बेटा, देखो सॉरी, है ना, जो वोल्टेज एसी वोल्टेज का सोर्स है वहां से कुछ करंट स्टार्ट करेगा और करंट को फ्लो करने के लिए खाली एक ही पाथ है, तो करंट थ्रू दिस कैपेसिटर एंड करंट थ्रू दिस इंडक्टर बराबर है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर ये भी बराबर आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो एसी सर्किट में एक दूसरे के अपोजिट एक्ट कर रहे होंगे, ये कंडीशन आपकी कौन सी होगी, रेजोनेंस की कंडीशन हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इंपीडेंस ऑफ द सर्किट निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो एक्सएल एक्सी बराबर है तो जेड की वैल्यू क्या आ जाती है, आर आ जाती है इस केस में। तो ये आपका रेजोनेंस की कंडीशन है। यहाँ पे ओनली एक्टिव कंपोनेंट कौन सा होगा, द ओनली एक्टिव कंपोनेंट इज रजिस्टर। तो जितना वोल्टेज बैटरी ने दिया, बैटरी ने 110 वोल्टेज दिया, यानी एसी पावर सोर्स ने 110 वोल्टेज दिया, तो ये सारा का सारा किसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा बच्चे, रजिस्टर के अक्रॉस। और रजिस्टर के अक्रॉस अगर 110 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है और 55 ओम इज द वैल्यू ऑफ रजिस्टर, तो हमारा करंट क्या आ जाएगा, करंट विल बी, करंट वैसे भी क्या होता है, V बाई जेड होता है ना। तो यहाँ पे आप Z कैलकुलेट किया आपने, Z की वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर आई थी, तो आप यहाँ पे 110/55 रखो तो ये क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर। तो करंट 2 एम्पियर आ गया। अब वोल्ट मीटर के बीच में बात करते हैं, वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा, ठीक है, वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा। देखो, सिंस देयर इज नो नेट पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन दिस एक्सएल एंड एक्सी, कैपेसिटर और इंडक्टर कंबाइंड टुगेदर अगर आप देखते हो तो इनके अक्रॉस कोई भी नेट वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। क्यों, क्योंकि सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप रजिस्टर के अक्रॉस है। तो नेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टर कंबाइंड टुगेदर इज जीरो। तो हम बोलेंगे कि ये वाला पॉइंट भी 110 वोल्ट पे है और ये इधर वाला पॉइंट भी 110 वोल्ट पे है। तो वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ वोल्टमीटर क्या है, जीरो है, क्योंकि वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल। तो ऊपर वाला टर्मिनल भी 110 वोल्ट पे, नीचे वाला भी 110 वोल्ट पे, तो नेट रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर विल बी 0 वोल्ट्स, है ना। वोल्टमीटर क्या रीड करेगा, 0। और एमीटर क्या रीड करेगा, करंट इन द सर्किट, जो कि आपका है 2 एम्पियर। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कि 2 एम्पियर एंड 0 वोल्ट आर द रीडिंग्स। ठीक है बच्चे, ये समझ आया आपको। Yes, sir. ठीक है, अब एक काम कर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करो। A choke coil is needed to operate an arc lamp at 160 volts and 50 hertz, ठीक है। The arc lamp has an effective resistance of 5 ohm when running at 10 ampere. If the same arc lamp is to be operated on 160 volts DC, what additional resistance would be required? ठीक है, अभी क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन इसका सॉल्यूशन ना उतना ही छोटा सा है, इसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा सा है। क्वेश्चन लंबा है बट इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, आप ट्राई करो एक बार। इसमें बहुत सारे डेटा रिडंडेंट है ना। देखो इस क्वेश्चन के जनरली 2 पार्ट बनते हैं, बट पहला वाला पार्ट इन्होंने पूछा ही नहीं, सेकंड पूछ लिया कि अगर इस सिस्टम को, इस बल्ब को डीसी के साथ जोड़ा जाए, डीसी वोल्टेज सोर्स ऑफ 160 वोल्ट, तो क्या एडिशनल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा, what will be the additional resistance required in series with this bulb so that ये खराब ना हो, ये बल्ब आपका डैमेज ना हो, ठीक है, ये बल्ब आपका डैमेज ना हो। तो हमें क्या दे रखा है बच्चे, करंट थ्रू दिस करंट थ्रू द लैम्प हैज एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंड रनिंग एट 10 एम्पियर। तो करंट जो IRMS की वैल्यू आपको दे दी वो कितनी दी है, 10 एम्पियर तक ये रन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी कितना, 5 ओम्स। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि वोल्टेज जो इसका, जो ये हैंडल कर सकता है ये बल्ब, वो कितनी है, I/R, यानी कि 50 वोल्ट तक ये हैंडल कर सकता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यार, कि मैं बोलता हूँ कि अगर बाहर से 160 वोल्ट दिया और वो किस किस को हैंडल करना है, 10 एम्पियर तो करंट है जो दोनों हैंडल कर लेंगे। कैसे जुड़ेगा, देखो एक तो बल्ब जुड़ गया, ऐसे बल्ब जुड़ जाएगा, ठीक है। और बल्ब के साथ आपको सीरीज में कुछ ऐसा रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा ताकि वोल्टेज अवेलेबल अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बल्ब कितना हो जाए,
I इंटू आर के बराबर। जो आई आर है बल्ब का, आई आपको 10 एम्पियर दे रखा है मैक्सिमम करंट हैंडलिंग कैपेसिटी, और वोल्टेज रेजिस्टेंस है 5 ओम्स। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप करा सकते हो आप बल्ब के अक्रॉस? 10 इंटू 5 यानी कि 50 वोल्ट्स का वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम करा सकते हो। बाकी आपने 160 वोल्ट दिया इसको, तो कितना एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यहाँ रिक्वायर्ड होगा? आर। तो बचा हुआ जितना भी वोल्टेज ड्रॉप है वो किसके अक्रॉस होगा? इस रेजिस्टर के अक्रॉस होगा, यानी 110 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा। और करंट इन द सर्किट क्या है? करंट क्योंकि दोनों सीरीज में है, कैपिटल आर और ये बल्ब, तो यहाँ पे करंट तो 10 एम्पियर हैंडल कर सकता है ये भी, और इधर तो 10 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम से समझ आए तो डायग्राम से कर लो, नहीं तो इक्वेशन लिखेंगे। अब इसकी इक्वेशन लिख लेंगे कि भैया हमें वोल्टेज ड्रॉप कराना है 160 वोल्ट का, और कैपिटल आर रेजिस्टेंस और बल्ब का रेजिस्टेंस ये दोनों किस में है? सीरीज में, और इनके थ्रू करंट कितना है? 10 एम्पियर का। तो मुझे कैपिटल आर अब फाइंड आउट करना है, तो क्या आएगा बच्चे? कैपिटल आर प्लस 5 इज इक्वल टू 160/10, तो 16, और आर क्या आ गया? आर आ गया 16 माइनस 5 जो कि 11 एम्पियर 11 ओम्स का रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में जोड़ना पड़ेगा अगर इस बल्ब को आपको डीसी वोल्टेज ऑफ 160 वोल्ट पर रन करना है तो। ठीक है, हाँ जी, समझ आया बेटा? तो क्या आंसर इसका करेक्ट आया? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, हाँ जी बच्चों, डाउट है तो पूछो, जिन्होंने एग्जाम यस नहीं सर। दिया था। जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था उनको अगर कहीं डाउट आ रहा है तो समझ लो, और नेक्स्ट एग्जाम आप जरूर देना है ना, ऐसा मत करा करो स्किप करोगे तो स्किप ही हो जाएगा। जनवरी अटेम्प्ट आने वाला है अब आपका। चलो ये बताओ, ये तो आपको क्लास में ही कराया था। A bulb and a capacitor are in series with an AC source. On increasing frequency, how will glow of bulb change? AC तो मैंने ही पढ़ाया था आपको, मैंने भी तो पढ़ाया था AC। नहीं, आपको नहीं पढ़ाया, नीट में पढ़ाया था शायद, है ना? तो a bulb and a capacitor are in series with an AC source. On increasing frequency, how will glow of bulb change? बल्ब का ग्लो क्या करेगा? कैपेसिटर है सीरीज में बल्ब के साथ, ठीक है, तो अगर ऐसे कैपेसिटर जुड़ा हुआ है साथ में, वही बल्ब ड्रॉ कर लेते हैं भाई कि हमारा ये बल्ब जुड़ा हुआ है, ये है सीरीज में। तो बल्ब की ब्राइटनेस कब बढ़ेगी? बल्ब की ब्राइटनेस कब बढ़ेगी बच्चे? जब करंट इन द सर्किट बढ़ जाए या पावर ड्रॉप अक्रॉस द बल्ब बढ़ जाए। तो बल्ब उसको बढ़ाने का क्या तरीका है? वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज तो आपका फ्लक्चुएट करता रहेगा, बट अगर करंट इन द सर्किट बढ़ जाए तो आप क्या बोलोगे कि क्या बोलेंगे कि ब्राइटनेस इंक्रीज होगी। अब ये करंट इन द सर्किट डिपेंड करेगा एक्सी और आर की वैल्यू पर। आर कांस्टेंट है, एक्सी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला? बताओ बताओ बताओ, अनम्यूट करके बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटिव रिएक्टेंस? 1/ओमेगा सी। और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2πf, 1/2πf इंटू सी, राइट? सो एक्सी। अब मुझे बताओ, मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ओमेगा सी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर मैं फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ओमेगा एक्सी की वैल्यू, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू पर क्या इफेक्ट आएगा? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा तो क्या बोलेंगे? नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीज हो गया। क्या था? एक्सी प्लस आर ही तो था, यही तो था हमारा नेट रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में जुड़े हुए। अब एक्सी कम होगा तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द यस सर्किट सर। डिक्रीज करेगा, तो करंट इन द सर्किट इंक्रीज करेगा, तो करंट इन द सर्किट इंक्रीज करेगा तो हमारा पावर क्या होता है? I²R। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो हम क्या बोलेंगे? पावर ड्रॉप अक्रॉस दिस बल्ब इंक्रीज, और पावर कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्या होगा? बल्ब ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा, है ना? तो एक्सी की वैल्यू घटने पर बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ती है, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर एक्सी की वैल्यू घटती है। तो एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज एक्सी डिक्रीजेज, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है? एज अ रिजल्ट ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इंक्रीजेस। ठीक है, अगर यहाँ पर एक और केस होता है, देखो अब सुनो, अगर एक्सी की बजाय एक्सएल होता है यहाँ पर, अगर कैपेसिटर की बजाय इंडक्टर जुड़ा होता तो फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या होगा? अगर कैपेसिटर की जगह इंडक्टर जुड़ा होगा, अब बताओ, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या होगा? एक्सेल भी बढ़ेगा। एक्सेल एक्सेल बढ़ जाएगा। एक्सेल बढ़ेगा।
है ना। एक्सएल का फॉर्मूला बताओ कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एल ओमेगा, है ना। तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ रखेंगे, 2 पाई एफ एल, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो एक्सएल बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, करंट इन द सर्किट डिप करेगा, है ना। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट विल डिप एंड एज ए रिजल्ट ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल क्या होगा, डिक्रीज करेगी। अगर इंडक्टर लगा होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर ब्राइटनेस डिक्रीज करेगी, अगर कैपेसिटर लगा है सीरीज में तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या होगा, वैल्यू जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 6, द करंट पासिंग अ कॉइल इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन दिस, आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस करंट विल बी, इस करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होगी? कितने बच्चों ने क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन एग्जाम में किया था ये क्वेश्चन? और तीसरा का आंसर सही है, सही है बेटा, 5/√2, जिनका 5/√2 आया था उनका सही है। The current passing a coil is described by the equation IT is equal to 4 sin omega t plus 3 cos omega t। देखो बच्चों, करंट है ना, इसके दो कंपोनेंट आ गए, अब एक साइन के फॉर्म में लिखा है और एक कोस के फॉर्म में लिखा है, दोनों ओमेगा टी पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब साइन और कोस कंपोनेंट क्या होते हैं, 90 डिग्री पर। 4 वाला जो है वो ऐसे है साइन के फॉर्म में, और 3 वाला जो है उससे 90 डिग्री पर है कंपोनेंट। तो इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो रिजल्टेंट क्या आता है बच्चों, क्या आएगा, 5 आ जाएगा भाई, √4 + 3, 4² + 3² क्या आएगा, 5 आएगा आपका, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं इसको लिखने लगूंगा, इस क्वेश्चन इसको कंबाइन, इस करंट की इक्वेशन को कि आई टी इज इक्वल टू 4 sin ओमेगा टी प्लस 3 cos ओमेगा टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस सम वैल्यू थीटा, ठीक है। ओमेगा टी या प्लस 5 कर लो एंड दैट 5 विल बी दिस एंगल, ये 5 एंगल होगा, ठीक है। तो 5 आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब साइन ओमेगा टी प्लस 5 इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ऐसा मैंने ट्राइंगल ड्रॉ करके लिख लिया। अब यहाँ पर पीक वैल्यू क्या मिली मुझे, अगर मैं बात करूँ पीक वैल्यू ऑफ करंट, यानी आई नॉट इज इक्वल टू 5, और आई आर एम एस निकालना हो तो आई आर एम एस क्या होता है, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, यानी कि हमारी पीक वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय √2। तो मेरा आर एम एस वैल्यू ऑफ दिस करंट विच इज डिस्क्राइब्ड बाय 4 sin ओमेगा टी प्लस 3 cos ओमेगा टी, क्या आया मेरा, 5/√2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये हमने ट्राइंगल की फॉर्म में ऐसे ऐड क्यों कर पाए, बिकॉज देखो साइन कंपोनेंट था साइन ओमेगा टी, कोस कंपोनेंट था कोस ओमेगा टी, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। साइन कंपोनेंट एंड कोस कंपोनेंट में हमेशा एक फेज डिफरेंस होता है, वो कितना होता है, 90 डिग्री का, और वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, a circuit has a resistance of 12 ohm and impedance of 15 ohm, the power factor of the circuit will be। अब जिनका आ गया था वो नहीं बताएंगे, जिन्होंने नहीं किया वो करो, आसान क्वेश्चन है। जिनका आंसर आया था आंसर मत बताना कोई भी, जिसको इसका आंसर पता है या किया था वो हैंड रेज कर लो, जिनका भी आंसर आ जाएगा हैंड रेज कर लो, ठीक है। जिनका आंसर आ गया वो हैंड रेज कर लो, बाकी लोग सॉल्व करो इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है, अब देखते हैं। A circuit has a resistance of 12 ohm and an impedance of 15 ohms. Power factor of the circuit will be, power factor क्या होगा, what will be the power factor of the circuit? देखते हैं 6 बच्चों के अलावा भी कोई काम कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा, जैसे आंसर आए हैंड रेज करना, फिर मैं पूछूंगा आपसे कैसे किया। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ये 6 ही बच्चे कर रहे हैं, बाकी सब लोगों ने एग्जाम भी नहीं दिया होगा, है ना, ऐसा लग रहा है। फिर क्या कर रहे हो यार तुम लोग, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, भावना, दिव्यांशु, गौरव, काना, रितु,
त्रिशा, यासीन, हाँ जी ठीक है। अब सुनो, पावर फैक्टर होता क्या है बेटा? पावर फैक्टर इज, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉस ऑफ फाइव, cos omega cos phi is equals to R/Z। r upon z। आर अपॉन जेड, है ना? Power की क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू इम्पिडेंस। ठीक है चलो, तो अभी हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है? रेजिस्टेंस दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। इम्पिडेंस दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। तो हमारा क्या आंसर आएगा? 12/5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.8। 0.8। अच्छा, अब मुझे बताओ रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर पावर फैक्टर क्या होगा? अच्छा ये बताओ, पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? पावर फैक्टर जो है वो किसका फंक्शन है? कोस का फंक्शन है। तो कोस की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वही पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। क्या होगा? 1। 1, है ना? तो पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। और 1 कब होगी? जब रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस बराबर हो जाएंगे, है ना? तभी तो कोस ऑफ समथिंग विल बी r/z। r/z इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस आर बराबर। तो ऐसे कंडीशन कब होगा? पावर फैक्टर 1 कब होगा, या पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव होगी? इन द केस ऑफ रेजोनेंस। आपका एलसीआर सर्किट है, उसके अंदर जब रेजोनेंस हो रहा होगा उस समय इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस आपस में बराबर होते हैं। उसी टाइम पे पावर फैक्टर सर्किट का मैक्सिमम होता है, और उसी टाइम पे मैक्सिमम पावर डिसिपेट हो रहा होता है सर्किट में। उसी टाइम पे सर्किट मैक्सिमम पावर कंज्यूम कर रहा होता है ना? उसी टाइम पे फेज डिफरेंस जो है वो 0 होता है, नेट फेज डिफरेंस। और उसी टाइम पे इसलिए कोस ऑफ 0 क्या होता है? 1 होता है ना? तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। पावर फैक्टर आपका मैक्सिमम होगा इन द केस ऑफ रेजोनेंस, और वहां पर R इज इक्वल टू Z होगा। समझ आया बच्चे ये? ठीक है चलो, अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे बेटा। द साइनोसॉइडल पोटेंशियल डिफरेंस V1 shown in the figure applied across a resistor R produces heat at a rate of W. What is the rate of heat dissipation when the square wave potential difference V2 as shown in the figure is applied across the resistor? तो स्क्वायर वेव पोटेंशियल जो है वो अगर अप्लाई किया जाएगा रजिस्टर के अक्रॉस, तो उस समय कितना पावर डिसिपेशन होगा या वर्क कंज्यूम होगा, है ना? वो आपको बताना है। बताइए। तो पावर क्या होता है? पावर को अगर पोटेंशियल के वोल्टेज के टर्म्स में लिखना है तो क्या होता है? V²/R, है ना? क्योंकि एक रजिस्टर R जोड़ा है, तो उसके फॉर्म में अगर आपको पावर कंजम्पशन को लिखना है तो यू कैन राइट एज V²/R। और फॉर केस 1 यहाँ पर कितना पावर कंजम्पशन? P इज इक्वल टू W। अब आपको यहाँ P डैश की वैल्यू बतानी है कि इन द केस ऑफ स्क्वायर वेव आपको पावर जो है कंजम्पशन बताना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे? देखो यहाँ पर आरएमएस वैल्यू, यहाँ पे वी नोट दे रखा है यार। जो ये वेरिएशन होता है वोल्टेज का, वो किसके बीच में होता है? 0 से वी नोट, और फिर वी नोट से 0, और फिर 0 से माइनस वी नोट, और फिर माइनस वी नोट से फिर से 0, है ना? तो यानी जो वेरिएशन हो रहा है दैट इज बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, यानी वी नोट और माइनस वी नोट के बीच में हो रहा है। और इसी के लिए हम एक इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालते हैं जो आपकी होती है 0.707 टाइम्स ऑफ वी नोट। उसको हम क्या बोलते हैं? आरएमएस वैल्यू, है ना? तो आरएमएस वैल्यू इन केस ऑफ अ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म क्या होता है? साइनोसॉइडल वेव के अंदर आरएमएस वैल्यू कितनी आती थी बच्चे? V0/√2, है ना? ये इफेक्टिव वोल्टेज है, यानी कि V की वैल्यू जब रखोगे पावर कैलकुलेशन में तो आरएमएस वैल्यू रखोगे, और उसकी वैल्यू आती है V0/√2। ठीक है बच्चे? अब लेकिन स्क्वायर वेव में देखो, स्क्वायर वेव में आप देख रहे हो, स्क्वायर वेव में पोटेंशियल है ना, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। एकदम से मैक्सिमम पे है, फिर एकदम से नेगेटिव में मैक्सिमम चला गया, फिर एकदम से पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आरएमएस वैल्यू जो है VRMS, वो वी नोट के बराबर ही होगा। स्क्वायर वेव में VRMS और वी नोट बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे आपकी साइनोसॉइडल वेव होती तो कुछ ऐसे आती,
है ना, तो इसका ये वाला पार्ट हमने निकालना पड़ता, ये इफेक्टिव नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि जब साइनोसोइडल वेव होता तो 0.707 रहता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा शेडेड एरिया ये वाला आपका इसमें इंक्लूडेड है, तो इसलिए इसका वेव फॉर्म है ना, ये जो स्क्वायर वेव के अंदर आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वी नोट के बराबर आता है ना, यानी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर ही आता है। तो ये बात जानकर अब आपको रेशियो बताना है मुझे पावर का, डब्ल्यू दे दिया तो सेकंड केस में स्क्वायर वेव में क्या रहेगा पावर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो। डिफरेंस केवल इसलिए आया क्योंकि स्क्वायर वेव के अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल फिर एकदम से मिनिमम फिर मैक्सिमम, तो इफेक्टिव वैल्यू वी नोट के बराबर ही हो जाती है, और यहाँ पे क्या है क्योंकि साइनोसॉइडल वेव है तो इफेक्टिव वैल्यू जो है वो 0.707 या फिर वी नोट बाय √2 के बराबर आती है। तो आप इसको ध्यान रखते हुए मुझे पावर का वैल्यू बताओ। पी की वैल्यू थी डब्ल्यू इन केस ऑफ साइनोसॉइडल वेव फ्रॉम, स्क्वायर वेव में आपको बताना है, करो। स्क्वायर वेव के अंदर आपको बताना है बच्चे, करो, आपने एग्जाम में भी किया ये क्वेश्चन, आंसर बताओ। कुछ बच्चों ने आंसर किया है इसको, ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी। देखो यार, पावर इधर तो मुझे पता ही था, इधर क्या है, ये पावर फर्स्ट केस में जब अपन बात कर रहे हैं किसकी, साइन वेव की, तो यहाँ पर पावर की वैल्यू डब्ल्यू दे रखी है, ये क्या था वी स्क्वायर बाय आर, यानी वी आर एम एस का स्क्वायर बाय आर है, तो वी आर एम एस हमारा यहाँ क्या होता है वी नॉट बाय √2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो यानी यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि यार वी नॉट स्क्वायर बाय आर इंटू 1/2, ये क्या है आपका, ये है डब्ल्यू के बराबर, ठीक है। अब सेकंड केस है जब स्क्वायर वेव है तो वहां पे वी आर एम एस वी नोट के बराबर है, तो यहाँ पे मैं पी डैश बोल देता हूँ, ये आपकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, तो पी डैश क्या होगा वी नॉट स्क्वायर बाय आर, क्योंकि यहाँ पे आर एम एस वैल्यू की जगह आप डायरेक्टली वी नॉट रख रहे हो, ठीक है। तो अब देखो पी डैश और पी को कंपेयर करते हैं, पी की वैल्यू डब्ल्यू के बराबर थी, पी डैश की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू, बिकॉज देखो पी डैश इज 2 टाइम्स ऑफ पी, है ना, यहाँ पे हाफ इंटू वी नोट बाय आर स्क्वायर था, यहाँ सीधा वी नोट बाय आर है, ठीक है, वी नोट स्क्वायर बाय आर है, तो क्या बोलेंगे कि 2 टाइम्स द वर्क विल बी प्रोड्यूस्ड, है ना, हीट इज प्रोड्यूस्ड एट द डबल द रेट, है ना, 2 टाइम्स, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बस आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर वेव में इफेक्टिव पावर मैक्सिमम पावर के बराबर ही होती है। चलो, इन द सर्किट शोन क्वेश्चन नंबर 9, कि बोथ द बल्ब्स B1 बीटा आर आइडेंटिकल, देन, ये मैंने अभी कराया था, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो क्या होगा, एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी तो मुझे बताओ कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर ब्राइटनेस किसकी बढ़ रही थी बेटा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर उस बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ रही थी जिसके पैरेलल में कैपेसिटेंस सीरीज में क्या जुड़ा है, कैपेसिटर जुड़ा है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, और एज ए रिजल्ट करंट फ्लो बढ़ता है उस ब्रांच में, और उसकी वजह से आपका ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, राइट। तो कौन सा वाला बल्ब, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटर ग्लो करना स्टार्ट करेगा, B1 P1, और फ्रीक्वेंसी से कौन सा वाला बल्ब की ब्राइटनेस घट जाएगी, B2 की। अब देखो कौन सा ऑप्शन इस बात को बोल रहा है, कौन सा ऑप्शन है जो सही है, जो ये बात बोल रहा है, एज द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड ब्राइटनेस ऑफ B1 विल इंक्रीज एंड B2 विल डिक्रीज, yes है ना, तो कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन सी हमारा सही, C ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ सर्किट ड्रॉज 330 watt from 110 volt 60 hertz AC line. The power factor is this and the current lags the voltage. The capacitance of a series capacitor that will result in the power factor of unity is equal to. ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने किया था, एक बार हैंड रेज करो, ये क्वेश्चन सबसे सही क्वेश्चन था एग्जाम का, ठीक क्वेश्चन था ये, कितने बच्चों ने किया करना एक बार, ठीक है।
प्रतिष्ठा ने किया था, शिवम ने किया था, समीर ने और दिव्यांशु ने। आपका आंसर क्या आया था? किसी बच्चे का ऑप्शन बी आया था इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। जिसका ऑप्शन बी राइट आंसर आया था वो बताओ। जिस बच्चे का ऑप्शन बी राइट आंसर आया था वो बताओ। हाँ, है ना, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ही इसका आंसर सही है, मतलब जिन्होंने किया उनका ठीक हुआ इसका मतलब, है? चलो करो एक बार इस क्वेश्चन को समझो, ट्राई करो 1 सेकंड का टाइम लेके, और फिर बताओ मुझे। अगर दिक्कत आती है तो मैं आपको समझाऊंगा। इसमें आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे, फिर ये सॉल्व। एक बार करो बच्चे। करंट कब लैग करता है बच्चे? व्हेन डज द करंट लैग द वोल्टेज? कब करता है? जब सर्किट में क्या जुड़ा हो? इंडक्टर जुड़ा हो, है ना। एक इंडक्टर जुड़ा रहेगा तो करंट लैग करेगा, वोल्टेज लीड करेगी, ठीक है। और पावर फैक्टर कितना दिया? 0.6 दे दिया आपको। तो कुछ कुछ वैल्यूज गिवन है, इनसे आप क्या फाइंड आउट करोगे? एक्सएल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। इंडक्टर की कैपेसिटी, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग द गिवन वैल्यूज। तो पहले मैं ये फाइंड आउट कर लेता हूँ कि जो मेरे कंपोनेंट्स है ना सर्किट में, वो कौन कौन से हैं और उनकी वैल्यू क्या क्या है, राइट। ठीक है, तो करंट लैग्स द वोल्टेज से मुझे पता चला कि सर्किट के अंदर एक इंडक्टर जरूर है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर का फॉर्मूला यूज करके, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से आई विल राइट आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय टी, ठीक है। अब आपको वोल्टेज दे रखा है 110 वोल्ट, वोल्टेज दे रखा है 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर इज 330 वॉट्स। तो यहाँ से आप पावर इसको लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस 110 बाय 330 एज 110 बाय 3, ठीक है। 110 को कर लिया तो 110 बाय 3 ओम्स, ये आपका आ गया रेजिस्टेंस, है ना। ये आपका आर वैल्यू आ गई, रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब पावर फैक्टर दे रखा है कोस ऑफ फाई आपको दिया है, दैट इज 0.6। यहाँ से पावर फैक्टर से मैं लिख सकता हूँ कि आर बाई जेड होता है पावर फैक्टर। रेजिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया, 110 बाई 3 था। और इम्पिडेंस मुझे पता है कि यार इसमें कंपोनेंट में एक रजिस्टर जुड़ा है और एक इंडक्टर जरूर जुड़ा है, तो इसको आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। अब यहाँ से आर की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, और एक्सएल की वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मैं फिर से इसमें जो भी वैल्यूज है उनको लिख लिया। 0.6 इज इक्वल टू 110 बाई 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 110 बाई 3 स्क्वायर्ड प्लस एक्सएल स्क्वायर। यहाँ से एक्सएल इज द ओनली अननोन वैल्यू। अब एक्सएल को आप कैलकुलेट यहाँ से करोगे तो एक्सएल विल कम अप एज 4/3 टाइम्स 4/3 टाइम्स आर, है ना, या फिर 4/3 टाइम्स इंटू आर की वैल्यू 110/3 है, ठीक है। तो इसको एक्सेल को कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 440/9, ठीक है, 440/9 ओम्स। ये आपकी एक्सेल की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, एक कैपेसिटर जोड़ना है सीरीज में, सो दैट द पावर फैक्टर बिकम्स यूनिटी। पावर फैक्टर 1 कब होता है? अभी मैंने आपको बताया था, पावर फैक्टर की वैल्यू 1 कब होती है बच्चे? कौन से कंडीशन में होता है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस के अंदर एक्सएल और एक्सी के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं हम लोग? एक्सएल और एक्सी की वैल्यू के बारे में। एक्सएल इक्वल टू हो जाता है एक्सी। एक्सएल और एक्सी दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो क्या मैं एक्सी लिख सकता हूँ कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर होगी, जो मैं अभी कैलकुलेट कर चुका हूँ? यस। तो मैंने एक्सएल तो कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से 440/9 है। तो मैं यहाँ से फिर इन दोनों को यूज करके लिख सकता हूँ कि भाई एक्स सी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 440/9।
और एक्सी होता क्या है, एक्सी की वैल्यू होती क्या है 1/ओमेगा सी, दैट इज इक्वल टू 440/9। तो मुझे फाइंड आउट करना है कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ना सी निकालना है। तो सी विल बी इक्वल टू क्या आएगा सी मेरा 9/440 ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कहां से लेके आओगे 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी आपको 60 हर्ट्ज दे रखा है, तो सी के यू कैन कैलकुलेट 9/440 इंटू ओमेगा, ओमेगा की जगह रखो 2 पाई एफ। ठीक है, तो रख ही देते हैं इसको वैल्यू को भी, थोड़ा मिटा लेता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ सी इज इक्वल टू 9/440 ओमेगा। यहाँ से आपका आएगा 9/440 इंटू 2 पाई इंटू एफ, एफ इज गिवन है 60 हर्ट्ज। तो इसको कैलकुलेट करने पर आपको कैपेसिटेंस मिल रहा था ऑप्शन जो बी है ना आपका 54 माइक्रो फैराड, ये आपको करेक्ट आंसर मिलेगा इसका। तो कैसे निकला बच्चे, देखो आपको पहले बता रखा था कि करंट लैग्स द वोल्टेज, यानी वोल्टेज लीड कर रहा है। तो कब करता है वोल्टेज लीड, जब आपका सर्किट में इंडक्टर हो, या नेट बिहेवियर ऑफ द सर्किट इज इंडक्टिव इन नेचर। तो आपने पहले सबसे पहले पावर का फॉर्मूला निकाल के रेजिस्टेंस निकाल लिया, फिर पावर फैक्टर को यूज करके आपने आर इज इक्वल टू आर बाई जेड यूज किया, रेजिस्टेंस बाई इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस में फिर आपको पता था कि रजिस्टर है और इंडक्टर जुड़ा है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर यूज किया। देन आपने एक्सएल की वैल्यू निकाली, फिर बोल रहा है कि ऐसा कैपेसिटर जोड़ दो सर्किट में ताकि पावर फैक्टर 1 हो जाए, मतलब कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों बराबर हो जाएंगे, उस केस में कंडीशन ऑफ रेजोनेंस अचीव हो जाए। तो फिर आपने एक्सएल को एक्सी को एक्सएल की वैल्यू के बराबर रख दिया, और फिर एक्सी को 1/ओमेगा सी करके, और यू कैन फाइंड आउट सी का वैल्यू। ठीक है, तो दैट इज 54 माइक्रो फराड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कोई दिक्कत आई, सबसे ठीक क्वेश्चन था ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ करंट ऑफ, क्योंकि उसका स्टेटमेंट ना क्वेश्चन 10 का स्टेटमेंट कभी कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप थोड़ा सा उसको ध्यान से ना पढ़ो तो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज इन अ coil when connected to a 12 volt DC source. If the same coil is connected to a 12 volt 50 radian per second source, a current of 2 ampere 2.4 ampere flows in the circuit. Determine the inductance of the coil. coil का इंडक्टेंस निकालना है ना। तो कॉयल क्या होती है पहले ये समझो, कॉयल बनती कैसे बच्चों, वायर को आप ऐसे हेलिकल शेप में राउंड कर देते हो स्प्रिंग के जैसे, और ये कॉयल बन गया। तो इसके बाद दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इसका होगा रेजिस्टेंस और दूसरा क्या होगा इंडक्टेंस, है ना। तो कॉयल में जब एसी पावर सोर्स लगाओगे तभी वो एक कॉयल के जैसे बिहेव करेगी, अदरवाइज डीसी पावर सोर्स के अंदर ये कैसे बिहेव करती है, एज अ रेजिस्टेंस होंगी, एज अ रजिस्टर होंगी, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली अ वायर, और वायर का रेजिस्टेंस आपको पता है क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई, है ना। तो यहाँ से आपको पता है कि केवल वायर होता है, अगर डीसी सोर्स लगेगा तो उसके अंदर कोई फ्लक्स, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स, कोई करंट, कोई इंड्यूस्ड करंट, कोई ईएमएफ जनरेशन, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं लगेगा, बिकॉज कंडीशन सैचुरेटेड कंडीशन रहेगी हमेशा, दोनों एंड्स के अक्रॉस वोल्टेज जो 12 वोल्ट दिया वही लगा रहेगा। तो कोई भी चेंज नहीं होगा, ना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ना इंडक्टेंस होगा, कुछ नहीं होगा। तो उस केस में केवल द कॉइल विल बिहेव एज अ रजिस्टर ओनली। और अगर एसी सोर्स लगेगा तो फिर कॉइल के दोनों कंपोनेंट एक्टिवेट हो जाएंगे, एक तो उसका रेजिस्टेंस और दूसरा उसका इंडक्टेंस। ठीक है, इतना हिंट लो और अब इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। इस क्वेश्चन को कराता हूँ मैं, इसको आप सॉल्व करने का ट्राई करो फिर मैं कराऊंगा।
A current of 4 ampere flows in a coil when connected to a 12 volt DC source. तो क्या V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ से मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ इस कॉइल का? R इज इक्वल टू V बाय I. वोल्टेज क्या है? वोल्टेज 12 वोल्ट लगाया डीसी सोर्स और नीचे करंट 4 एम्पियर, तो कितना रेजिस्टेंस है बच्चे? 3 ओम्स का रेजिस्टेंस है इस कॉइल के पास, ठीक है। इफ द सेम कॉइल इज कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट 50 रेडियन पर सेकंड AC source, a current of 2.4 ampere flows in the circuit. Determine the inductance of the coil. Inductance आपको coil का find out करना है। अब कैसे find out करोगे? अब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों को आपको सीरीज में अज्यूम करना है या फिर एक साथ अज्यूम करना है। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको करंट इन द सर्किट दे रखा है, राइट। तो देखो 12 वोल्ट का आपको AC सोर्स लगाया गया है और पहले आप ना इसका इम्पीडेंस निकाल लो। वो क्या आएगा? R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ठीक है, इंडक्टेंस। तो यहाँ से आपको इंडक्टेंस नहीं पता बट आपको Z की वैल्यू पता चल गई। ये आपका अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका Z का वैल्यू आ गया। अब ये AC सोर्स में जब कनेक्ट होगा, AC सोर्स ऑफ 12 वोल्ट है ना, तो 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय V डिवाइडेड बाय Z शुड बी इक्वल टू करंट इन द AC सर्किट। आपको कितना दिया है करंट इन द AC सर्किट? 2.4 एम्पियर्स, तो इट इज इक्वल टू 2.4, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यूज रख दो। यहाँ से रखो कि 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4। तो यहाँ से आपको XL इज द ओनली अननोन थिंग, XL सॉल्व करना है। XL क्या आ जाएगा? XL विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा? XL विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2.4, ठीक है, और इसका अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट स्क्वायर और माइनस 9 3 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया? XL, ये आपका आ गया XL स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है आपको। XL की वैल्यू, XL की स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब XL किसके इक्वल होगा? XL विल बी इक्वल टू ओमेगा L। आपको L की वैल्यू निकालनी है, तो L विल बी इक्वल टू XL डिवाइडेड बाय ओमेगा, ठीक है। तो वहां से अब आप इसको सॉल्व करो तो L की वैल्यू जो आएगी फाइनली सॉल्व करके वो आपकी 0.08 हेनरी आएगी। तो जिन बच्चों ने बी किया है ना उनका गलत है, इसको सॉल्व करोगे तो 0.08 हेनरी आएगा आपका। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का, बी गलत है ना। तो जिन्होंने बी अभी आंसर कर रहे थे जो बच्चे, उनका गलत है। जिन्होंने ए बताया शिवम ने, प्रतिष्ठा ने, तो ए सही है। आप लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। देखो सबसे पहले हमारा स्टेप था यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना बेटा। रेजिस्टेंस निकालने के बाद हमने इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट निकाला, क्योंकि हमें पता है कि कॉइल विल हैव अ रेजिस्टेंस एज वेल एज XL, ठीक है। इसके बाद हमने ये फॉर्मूला यूज किया कि V डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस इक्वल्स टू 2.4। AC के केस में करंट दे रखा है 2.4, ये मैंने यूज किया। उसके बाद हमने XL की वैल्यू निकाली और XL को इक्वेट कर दिया ओमेगा L से, और ओमेगा क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है दैट इज 50 रेडियंस पर सेकंड। तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, 50 रेडियन पर सेकंड का मतलब क्या है? ओमेगा की वैल्यू आपको वहां पे दे रखी है, बिकॉज ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर इसको बोलने की एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका जो है रेडियंस पर सेकंड जो है आपका ऑलरेडी गिवन है, तो दैट द वैल्यू व्हिच इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ इज ओमेगा वैल्यू, ठीक है। तो आपको सीधा ओमेगा 50 से डिवाइड कर देना है, तो आपका L जो आएगा सॉल्व करके दैट विल बी 0.08 हेनरी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आएगा। सर ये पहले वाला आंसर देख लिए क्या? हाँ हो सकता है मे बी, तो कोई बात नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. A step-up transformer operates on 220 volt line and supplies 2.2 ampere. The ratio of primary and secondary winding is 11:50. The output voltage in the circuit is. Output voltage आपको बताना है, ठीक है। तो 220 वोल्ट पर काम कर रहा है, 2.2 एम्पियर करंट, रेशियो प्राइमरी, आउटपुट वोल्टेज आपको बताना। बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताओ इसका। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वोल्टेज के। अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू वोल्टेज अवेलेबल एट सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय वोल्टेज अवेलेबल एट प्राइमरी कॉइल, ठीक है, ये होता है।
डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अब देखो आप वोल्टेज अवेलेबल, इनपुट पे वोल्टेज अवेलेबल है ना, तो आउटपुट पे वोल्टेज बताना है आपको। तो क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी 50 डिवाइडेड बाय 11, ये आपका रेशियो है। दिस इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, ये नहीं पता, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी पता है 220 वोल्ट है। यहाँ से वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल क्या आएगा, 220 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 11, 220 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 11। प्राइमरी टू सेकेंडरी दे रखा है, तो सेकेंडरी टू प्राइमरी 50/1 आएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, अच्छा, ऑपरेट्स ऑन 220 वोल्ट, तो इनपुट पे आपका, हाँ, तो आपका आउटपुट वोल्टेज आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, बताओ, 220 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 11। तो ऑप्शन जिनका ए आ रहा था उनका तो गलत हो गया, ठीक है, जिनका ऑप्शन सी आ रहा है वो सही है। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 1000 वोल्ट्स। अच्छा, एक चीज और भी है, अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो कौन सा ऑप्शन सही है फिर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो कौन सा ऑप्शन सही है, बिना सॉल्व किए भी एक ही ऑप्शन है ना, 220 तो इनपुट पे है, 220 से स्टेप अप होना चाहिए वोल्टेज, तो हमारा एक ही ऑप्शन बच गया सीधा, है ना। 220, 100, 0 सब कम है, या तो बराबर है या कम है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। Direct current of 10 ampere is superimposed on a alternating current I is equal to this flowing through a wire. The effective value of resulting current will be, effective value of resulting current क्या होगी। तो पहले तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी करंट जो दिया है, अल्टरनेटिंग करंट जो दिया है, I is equal to 40 cos omega t into 40 cos omega t एम्पियर्स है ना, एम्पियर यूनिट्स में दे रखा है, 40 cos omega t जो दिया है उसका इफेक्टिव वैल्यू क्या रहेगा, 40 डिवाइडेड बाय रूट 2, है ना, 40 डिवाइडेड बाय रूट 2, आरएमएस वैल्यू पहले निकालोगे, दैट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट 10 एम्पियर है, ठीक है। फिर आप इनको कैसे करोगे, वैल्यू जो नेट वैल्यू आएगी इफेक्टिव वैल्यू, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस IRMS का स्क्वायर, वो आपको कैलकुलेट करना है, करो बताओ फिर मुझे। ऑप्शन डी आएगा शायद इसका सही आंसर, जो आएगा ना ऑप्शन डी, देखते हैं बाकी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे जो एसी करंट दिया है इसका इफेक्टिव वैल्यू क्या आएगा, IRMS होता है, दैट इज 40/√2, और इसका इफेक्टिव वैल्यू डायरेक्ट करंट का तो पूरा इफेक्टिव ही होता है, तो आई नेट अगर निकालोगे दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 40/√2 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे बच्चे तो क्या आएगा, 100 प्लस 40 का स्क्वायर कितना आएगा, 1600 डिवाइडेड बाय रूट 2 का स्क्वायर, ये 2, तो आपका आ गया अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 800 यानी कि 900 का अंडर रूट, 900 का अंडर रूट क्या होता है, 30 एम्पियर्स। तो आई नेट की वैल्यू आएगी 30 एम्पियर्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि फेज डिफरेंस है ना, एसी अलग फेज में चल रहा है, डीसी अलग में, तो ये इसलिए ऐसा होगा। वोल्ट मीटर इन एसी सर्किट मेजर्स, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है एसी सर्किट में यार मैं आज तक वायरल से बचा हुआ था, अब लग रहा है वायरल हो ही जाएगा इस मौसम, अब तक तो सेफ बचा के रखा था खुद को मैंने। एसी वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है बच्चे, एसी वोल्ट मीटर छोड़ो, सभी इक्विपमेंट जो हमारे इक्विपमेंट है अल्टरनेटिंग करंट के, एसी वोल्ट मीटर, एसी एमीटर, सॉरी, तो ये क्या मेजर करते हैं हमारे, दे मेजर्स आरएमएस वैल्यूज, है ना, आरएमएस वैल्यू को हमारा मेजर करते हैं। एसी वोल्ट मीटर आरएमएस वोल्टेज मेजर करता है, एसी एमीटर आरएमएस करंट मेजर करता है, ठीक है। तो ये हमारा द करेक्ट आंसर इज आरएमएस वोल्टेज, ठीक है। ये करो, एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट डिपेंड्स ऑन, एवरेज पावर किस चीज पर डिपेंड करता है, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होगा, वी आर एम एस
इंटू IRMS इंटू cos ऑफ फाई, है ना, VRMS इंटू IRMS इंटू पावर फैक्टर, है ना, इस यही पे डिपेंड करता है हमारा एवरेज पावर। अब बताओ विच इज द राइट आंसर। क्या एवरेज पावर करंट पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या EMF पे डिपेंड कर रहा है, यानी वोल्टेज पे? बिल्कुल कर रहा है। क्या ये फेज डिफरेंस पे भी डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि cos फाई है। तो सभी पे डिपेंड करेगा, तो हमारा क्या आंसर है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है, VRMS IRMS cos फाई होता है, तो द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। ठीक, क्या हो रखा है शिवम, है ना, शिवम और प्रतिष्ठा एकदम से अलग अलग इमोजीज आ रहे हैं, हंसी आ रही है। हंसने का मतलब क्या है? अच्छा, आप लोग आपस में बातें चल रही है ना, कि दोनों का गलत हो गया। चलो ठीक है ये भी। अच्छा, फॉर सीरीज LCR सर्किट द रॉन्ग स्टेटमेंट इज, सीरीज LCR सर्किट में गलत स्टेटमेंट कौन सा है? ठीक है, अब बताओ मुझे, सीरीज LCR सर्किट के अंदर कौन से कंपोनेंट में वोल्टेज लीड करता है करंट को? अभी बताया था, कौन सा कंपोनेंट है बेटा वो, इसमें वोल्टेज लीड कर, अनम्यूट करके बताओ, है ना, थोड़ा मैं भी चुप होऊंगा, तुम बोलोगे तो थोड़ा मेरे को आराम मिलेगा। बताओ कौन सा कंपोनेंट है जिसमें वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है? तो सी ऑप्शन। इंडक्टर। 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 और कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। ठीक, और रजिस्टर में क्या करता है? दोनों सेम फेज में रहते हैं। ठीक है बच्चे, तो अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज इन इंडक्टर एंड वोल्टेज इन कैपेसिटर, दोनों के अंदर क्या फेज डिफरेंस रहेगा? जैसे मान लो ये बोल दिया कि यार ये तो वोल्टेज इन रजिस्टर है, वोल्टेज इन रजिस्टर से 90 डिग्री के फेज पे आपका कौन सा है? वोल्टेज इन इंडक्टर। इंडक्टर। और इससे 90 डिग्री लैग कौन कर रहा है? वोल्टेज इन कैपेसिटर। ठीक है, अब करंट इन द सर्किट की बात करें तो अपना करंट इन द सर्किट इधर फ्लो कर रहा है। ठीक है, दिस इज आई। अब आई से 90 डिग्री लीड कर रहा है इंडक्टर में, 90 डिग्री लैग कर रहा है कैपेसिटर में। अब मुझे बताओ व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल इन कैपेसिटर एंड पोटेंशियल इन इंडक्टर। पोटेंशियल इन कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में कितना डिग्री का एंगल आपको दिखाई दे रहा है? 90 डिग्री। 90 की 180। बेटा देखो, VL तो ऊपर पॉइंट कर रहा है और VC नीचे पॉइंट कर रहा है, तो कितना एंगल हो गया? 180 डिग्री। 180 ना। तो पोटेंशियल जो है ना हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस एट कैपेसिटर एंड इंडक्टर हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। कौन सा डिफरेंस होगा? पाई का होगा। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि ये तो बोल रहा है पाई/2, तो गलत बात है। Applied EMF and potential difference across resistor are in same phase. Applied EMF and potential difference, अरे यार, Applied EMF और potential difference की क्यों बात करेंगे हम, ये बताओ। तो Applied EMF और potential across resistor, ऐसा थोड़ी कि रजिस्टर में ही होगा, तो हमेशा ही होगा। ऑप्शन बी देखो, Applied EMF and potential difference at inductor coil have phase difference of pi/2। नहीं भाई, कोई वो डिफरेंस नहीं है। EMF और पोटेंशियल के अंदर की हम बात ही नहीं करते फेज डिफरेंस की। ऑप्शन डी देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर हैव फेज डिफरेंस ऑफ pi/2। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, उनके बीच में बताओ, रेजिस्टेंस का आपको दिख रहा है और कैपेसिटर का दिख रहा है, क्या इनके बीच में फेज डिफरेंस pi/2 का है? यस सर। है ना, तो फिर हमारा सही आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। क्योंकि यार ये EMF और अप्लाइड पोटेंशियल की ये हम बात ही नहीं करते ना इसी में, तो कोई बात ही नहीं हुई। दे आर नॉट लॉजिकल स्टेटमेंट एज फार एज व्हाट वी हैव स्टडीड। तो ए बी को तो छोड़ दो, सी और डी में से डिसाइड करना था, हमने डी डिसाइड किया, क्योंकि हमें पता चला कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर एंड कैपेसिटर हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ pi/2, जो मुझे सीधा 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 दिख रहा है, क्योंकि VC नीचे पॉइंट कर रहा है और VR राइट साइड में, तो 90 डिग्री का एंगल है इनके बीच में। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे बच्चे। मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड in a circuit containing an inductor, a capacitor and a resistor connected in series with an AC source when resonance occurs। क्या ये बात सही है? LCR सर्किट में मैक्सिमम पावर डिसिपेशन रेजोनेंस के कंडीशन में होता है, बताओ। यस सर। अच्छा,
कौन सा पिछले क्वेश्चन में रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था तो फिर हमारा सी हो जाएगा, सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। रॉन्ग पूछा था तो सी हमारा क्वेश्चन के हिसाब से सी सही हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्या फिर से हंसी आ गई तुम लोगों ने, कुछ कर लिया है, सी डी खेला, कोई नहीं, ठीक है। तो given below are the two statements. Maximum power is dissipated in a circuit containing an inductor, a capacitor and a resistor connected in series with AC when resonance occurs. Maximum power dissipation resonance के condition में होता है, सही बात है, तो statement 1 is true. Maximum power is dissipated in a circuit containing pure resistor due to zero phase difference between current and voltage. क्या ये बात भी सही है? ये भी सही है। तो हमारे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, है ना, दोनों ही करेक्ट है। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इसलिए होता है क्योंकि फेज डिफरेंस 0 हो जाता है, cos ऑफ फाई की वैल्यू फेज डिफरेंस 0 तो cos फाई 1 हो जाएगा, पावर फैक्टर मैक्सिमम, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी हमारा सही हो गया कि दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 18, in an AC circuit the instantaneous value of EMF and current are these, the average power consumed in watts is। तो अभी एवरेज पावर की बात हमने करी थी, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या था, IRMS, VRMS एंड फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो फॉर्मूला लगा के आप मेरे को आंसर बताओ, बहुत आसान है, जिनका आ गया था वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, बाकी सब बच्चे सॉल्व करेंगे। एक बार सॉल्व करो, मैं थोड़ा यार गर्म पानी पी लूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा दिक्कत आए। सॉल्व करो आप, बस 1 सेकंड, मुझे आधे मिनट का टाइम दो, बस आप स्टे करना, सारे क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ बचे हैं फिर उसके बाद छोड़ दो। ठीक है बेटा, चलो अब मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ का वैल्यू इक्वेशन दे रखा है, तो यहाँ से ई नोट की वैल्यू क्या आएगी मेरी, व्हाट इज ई नोट, 200, ठीक है। आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है ना, ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू या फिर वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू क्या आएगा, 200 बाय √2, या इसको हम सीधा लिख सकते हैं वी आर एम एस इज 200 बाय √2, ठीक है। अब करंट का आरएमएस वैल्यू क्या आएगा, आई आर एम एस 1 बाय √2, ठीक है। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, करंट और वोल्टेज के बीच में, ये 314 टी था, ये 314 टी प्लस पाई बाय 3 है, तो डिफरेंस कितना है फेज का, पाई बाय 3। ये करंट लीड कर रहा है ना, करंट आगे है वोल्टेज से, पाई बाय 3 फेज से, तो हमने फेज डिफरेंस लिखोगे तो 314 टी प्लस पाई बाय 3 माइनस 314 टी, तो 314 टी वाला कंपोनेंट खत्म, पाई बाय 3 बच जाएगा। अब एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या था, अभी बताया था आपको, क्या था, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस ऑफ फाइव, वैल्यू रखो, वी आर एम एस आपका 200 बाय √2 है, इंटू आई आर एम एस 1 बाय √2 है, इंटू कोस ऑफ पाई बाय 3, कोस 60 डिग्री कितना होता है, कोस 60 1/2 है ना, तो 200 बाय 2 इंटू 1/2 कितना आ रहा है बच्चे आपका, 200 बाय 4 यानी 50 वाट्स। एवरेज पावर कंजम्पशन कितना है, 50 वाट्स का, तो आंसर हमारा कौन सा आ गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। तो पावर कंजम्पशन आपका, एवरेज पावर कंजम्पशन 50 वाट का है बच्चे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अभी बचे हुए क्वेश्चन सारे अच्छे हैं ना, जिनके अब भी हो गए वो सारे क्वेश्चन करके जाना है, ऐसा मत करो कि भाग जा रहे हो सब बच्चे। A sinusoidal voltage Vt is equal to 210 volt and is applied to a series LCR circuit in which inductor, capacitor and resistor इनका वैल्यू दिया, the phase difference between the applied voltage and resultant current will be, फेज डिफरेंस आपको
बताना है इनके बीच में। तो फेज डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं बच्चे? 10 फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी। 10 फाई किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर, है ना। सारी वैल्यूज आपको गिवन है क्वेश्चन में। एक्सएल निकालो, एक्सी निकालो, एल इज गिवन, सी इज गिवन। फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चा इसका? फ्रीक्वेंसी बताओ, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? एक्सएल एक्सी कैसे निकालोगे? फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी कितनी लोगे वैल्यू? ओमेगा की वैल्यू दे रखे ना सीधा, तो फ्रीक्वेंसी क्यों लेना है? ओमेगा इज 3000। तो आप एक्सएल निकाल लो, एक्सी निकाल लो। पहले एक्सएल निकालो, जिन बच्चों ने नहीं किया वो करो इसको, एक्सएल और एक्सी। एक्सएल होगा ओमेगा एल के बराबर, एक्सी होगा 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर। ओमेगा इज 3000 into L is given in question as 10 मिली हेनरी, तो 10 into 10 to the power -3। तो एक वैल्यू आएगी एक्सएल की, फिर एक्सी की वैल्यू निकालोगे तो 1 अपॉन ओमेगा इज 3000 into C, कैपेसिटेंस इज गिवन एज 25 माइक्रोफैराड, यानी 25 into 10 to the power -6। एक्सी की वैल्यू आ जाएगी। R is given in the question itself 100। तो पहले एक्सएल एक्सी वैल्यू बताओ, फिर हम लिखेंगे टेंजेंट फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर को 100 लिख लेते हैं। एक्सएल एक्सी की वैल्यू का डिफरेंस यहाँ रखेंगे, ठीक है। वो मुझे बताओ आप क्या आ रहा है। सर एक्स 30 आ रहा और एक्सी 40/3। एक्सएल 30 आ रहा है और एक्सी 40/3 आ रहा है। तो हम एक्सएल बाय सीधा लिख लेते हैं। एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू क्या आएगी भाई? 30 माइनस 40/3, तो ये आपका आ गया 50/3, है ना। 90 माइनस 40, 50/3 आपका, तो ये आपका आ गया 50/3 डिवाइडेड बाय 100, तो 50/300, यानी 1/6 आ रहा है 10 फाई। तो 10 फाई क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस 10 इनवर्स ऑफ 1/6, यानी कि 1/6 को लिख सकते हो 10 इनवर्स 1.666 या फिर 1.7, ठीक है। 0.17, 0.1666 या 0.17 ऐसे लिख सकते हो। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, एक्सएल एक्सी और आर के बेसिस पे हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट हैपेंस टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड द करंट इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ? करंट और इंडक्टिव रिएक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल, how the XL will change and how the current in the circuit will change in a purely inductive circuit। purely inductive circuit होगा अगर फ्रीक्वेंसी को आपने आधा कर दिया, ठीक है। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट का मतलब है कि भाई एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है खाली और इसके साथ एक कोई एसी सोर्स जोड़ दिया आपने, तो ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स पहले मान लो f थी और f डैश आपकी होगी f/2। तो फ्रीक्वेंसी को हाफ करने पर इस करंट के, इस सर्किट के अंदर करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और इसके एक्सएल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो मुझे इफेक्ट एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल, ठीक है। तो जैसे फ्रीक्वेंसी को आधा किया जाएगा तो मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी 2πf/L होता है ना, 2πfL। तो फ्रीक्वेंसी आधी होगी तो एक्सएल क्या हो जाएगा? एक्सएल विल बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। एक्सएल डैश क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, बिकॉज फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो हाफ करोगे फ्रीक्वेंसी तो एक्सएल विल डिक्रीज। करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट विल हैपन टू द करंट इन द सर्किट? करंट पे क्या इफेक्ट आएगा बताओ? हाउ द करंट विल चेंज? क्या हो जाएगा? करंट डबल हो जाएगा सर। करंट क्या होगा? वही देखो, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट क्या होगा? V/XL, है ना। तो अगर एक्सएल आपका हाफ हो गया तो करंट क्या हो जाएगा? करंट विल बिकम, अगर एक्सएल डैश यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा? V/XL इंटू ये ऊपर चलाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा। आई डैश अगर कैलकुलेट करोगे दैट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ द करंट। तो आई डैश विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ आई। करंट विल बिकम 2 टाइम्स एंड फ्रीक्वेंसी एक्सएल विल बिकम हाफ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी, है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी हाफ एंड द करंट विल बी डबल्ड, है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस आधी हो जाएगी और करंट डबल हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 21 करो। अब हमारा ऑप्शन जो है खत्म। अब 21 से 25 हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए, है ना, न्यूमेरिकल डेटा टाइप। फॉर एन एसी सोर्स पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज 10 volts and frequency is 50 hertz. Find the value of instantaneous voltage at t equals to 1/600 seconds। तो
तो आपको 1/600 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज बतानी है फॉर एन एसी सोर्स जिसका ई नोट, इसकी ई नोट की वैल्यू आपको 10 वोल्ट्स दे दी, फ्रीक्वेंसी जो है आपको 50 हर्ट्ज दे दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ई की वैल्यू आपको बतानी है एट t इज इक्वल टू 1/600 सेकेंड्स। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन लिखो सबसे पहले, ईएमएफ का क्या होता है, E इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चे, तो इसको लिख सकते हैं ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे 2πf इंटू टी। बाकी सारी चीजें अब यहाँ पे दे रखी हैं, है ना। तो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करना है एट ए पर्टिकुलर टाइम। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दे दिया गया, पीक वैल्यू भी क्वेश्चन में दे दिया गया। अब आप इसको मेरे को वैल्यू को कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है, अब एबीसी का खेल खत्म हो गया। अब जिन बच्चों ने किया होगा या जो करेंगे उन्हीं का आंसर करेक्ट आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, 5 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स है ना। वही बच्चे हैं जो पहले पढ़ते थे ना, खाली वही बचते हैं, बाकी सब लोग कोई एग्जाम नहीं दे रहा है, कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, फिर रिजल्ट नहीं आता था, है ना। कोई बात नहीं। तो हमें तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है बेटा, ये एट टाइम t इक्वल्स टू 1/600 t, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट खाली करना है इसमें और 5 वोल्ट्स आ ही जाएगा। जब इतने बच्चे बोल रहे हैं तो 5 ही सही आएगा इसका। तो मुझे कैलकुलेट करना है, ई नोट इज गिवन एज 10 साइन ऑफ 2π, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 50 इंटू 100 और टाइम की वैल्यू दे रखी है 1/600। ठीक है, आपको ये करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो E इज इक्वल टू 10 ऑफ साइन ऑफ 200 पाई बाई, यानी कि 200 पाई बाई 600 क्या आएगा बच्चे, π/3, साइन ऑफ π/3। साइन π/3 क्या होता है, साइन π/3 क्या होगा 1/2। 1/2 क्यों होगा यार, π/3 तो 60 होता है, साइन 60 √3/2 होगा। क्योंकि 200 पाई बाई 600 है, तो हाँ π/3 होगा। तो π/3 आपका साइन 60, साइन 60 क्या होता है √3/2। तो ये बच्चे फिर 5 वोल्ट नहीं आएगा, ये आपका आ गया 5√3 वोल्ट्स। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं किया मैंने, बता दो जिनका 5 आ रहा है वो बताओ, क्या कोई गलती तो नहीं की बच्चे मैंने। शिवम, कशिश, प्रतिष्ठा, कहीं गलती कर दी क्या। E नॉट साइन ओमेगा 2πf, फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया है ना। हाँ यहाँ गलती कर दी ना यार, यहाँ हमने गलती कर दी, 100 नहीं दिया, यहाँ पे 50 दिया है। तो फिर हमारा 100 π/600 आ जाएगा, तो π/6 आएगा। फिर π/6 मतलब साइन 30, तो साइन 30 कितना होगा बच्चे 1 साइन 30 इज 1/2, तो 5/2 अपना, सॉरी 10/2 हमारा आंसर आएगा, दैट विल बी 5 वोल्ट्स। आपका आंसर ठीक था, मैंने थोड़ी गलती कर दी थी। तो 5 वोल्ट्स इज द राइट आंसर। तो ये हमने किसी इंस्टेंट पे निकाल लिया, और एसी सोर्स में यही होता है ना कि कंटिन्यूअसली वोल्टेज वेरी करती रहेगी, तो हर इंस्टेंट पे अलग अलग वोल्टेज रहेगी। तो 1/600 सेकेंड्स पे आपको पता नहीं थे, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखो। इफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ऑफ द वेवफॉर्म शोन बिलो इज दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस Q। P एंड Q आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, P और Q पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्वेश्चन अच्छा था, यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बढ़िया इस्तेमाल हो। फर्स्ट वैल्यू जो इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है ना आरएमएस वैल्यू की, बेसिक डेफिनेशन उससे होगा, उससे होगा। सेवन नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से, 13 आया था इसका आंसर, करेक्ट आंसर 13 आया था। 7 ही आया था यार, 7 इज द राइट आंसर है ना, 7 ही सही है इसका आंसर, 7। तो बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं पहले आरएमएस वैल्यू की। आरएमएस वैल्यू के बेसिक क्या होता है, वीआरएमएस हमें फाइंड आउट करना है। तो वीआरएमएस क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर्ड, तो अंडर रूट ऑफ 1/t, ये मीन वाला कंपोनेंट,
और स्क्वायर्ड क्या 0 टू इंटीग्रेट करना है किसको v स्क्वायर dt। टाइम के साथ वोल्टेज को इंटीग्रेट यानी समेशन कर लो और फिर उसको t से डिवाइड कर लो तो आपका मीन वैल्यू आ गई और अंडर रूट तो रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें काफी कुछ यूज करना पड़ेगा। एक बार ट्राई करो आप लोग, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक आसान तरीका कि वी स्क्वायर कैलकुलेट कर लो, अंडर रूट को हटा दो, है ना, क्योंकि वी आर एम एस तो एक फिक्स्ड वैल्यू आने वाली है। तो इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा कि अंडर रूट हटा देंगे हम लोग, और अंडर रूट जैसे ही हटेगा तो उसके बाद दोनों साइड मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्क्वायर लगा लूंगा। ठीक है, मैं अंडर रूट को हटा रहा हूँ और वी आर एम एस का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर बाद में अंडर रूट लगा दूंगा लास्ट स्टेप में। तो इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लो। अब आपका इंटीग्रेशन 1/t 0 to v स्क्वायर dt हो गया है, ठीक है। पहले v एज ए फंक्शन ऑफ t निकालो, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो यहाँ से देखो, अगर मैं लिमिट लेता हूँ 0 से 1, तो यहाँ पर आपका वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ रहा है बच्चे, देखो वोल्ट टाइम बढ़ा 0 से 1 तक और वोल्टेज बढ़ गया 0 से 2 तक, तो v इज इक्वल टू 2t आ रहा है ना, वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ रहा है, v इज इक्वल टू 2t बिटवीन टाइम 0 to 1। ठीक है, ये मैंने देखा, ठीक है। दूसरा, ये वेव फॉर्म कितने टाइम बाद रिपीट कर रहा है, ये देखो वेव फॉर्म रिपीट कर रहा है, पहले मैक्सिमम हुआ 1 सेकंड में, फिर मिनिमम हो गया 1 सेकंड में, फिर दोबारा से मैक्सिमम हुआ, फिर मिनिमम हो गया। तो टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड कितना है इसका, 2 सेकंड्स। हर 2 सेकंड के बाद ये वेव फॉर्म रिपीट कर रहा है अपने आप को। तो टाइम पीरियड ऑफ जो फ्लक्चुएशन है, वेरिएशन है, वो आपका कितना है, 2 सेकंड्स है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। टी की वैल्यू आप रखो 2 सेकेंड्स, इंटीग्रेशन करो वोल्टेज को, ठीक है, वोल्टेज को इंटीग्रेट कर दो और फिर आप इसको करो सॉल्व, है ना। टी एज ए फंक्शन ऑफ वेरिएशन, आपको वोल्टेज एज ए वेरिएशन विद टाइम टी निकाल लिया मैंने। फर्स्ट हाफ में आपको पता चल गया, सेकंड हाफ में ठीक उसी के बराबर होगा। देखो एक वेव फॉर्म को मैं फोकस करके दिखा रहा हूँ बच्चे, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, ये पूरा एक वेव फॉर्म मुझे पता है कि एक वेव फॉर्म में कितना इसने एरिया कंप्लीट किया, ठीक है। अब फर्स्ट हाफ का मान लो मैं इंटीग्रेशन करके ये निकाल लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर ए गिवन टाइम पीरियड इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा जो एरिया मैं निकालूंगा ना शेडेड ब्लू वाले का, तो ठीक उतना ही ग्रीन से जो शेड कर रहा हूँ इसका भी वही एरिया होगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटीग्रेशन को। तो मैं क्या करता हूँ, देखो कैपिटल टी की वैल्यू मैंने लिख ली कि टाइम पीरियड ऑफ दिस कंप्लीट वेरिएशन या वन वन साइकिल ऑफ दिस एसी करंट जो है इसी वोल्ट सोर्स, वो आपका 2 सेकेंड्स है। तो मैं लिख दूंगा टी को तो 1/2 एज इट इज रख ले रहा हूँ, ठीक है बच्चे। और फिर क्या कर रहा हूँ, इंटू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, और वोल्टेज को मैंने रखा 2t स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ dt। अब देखो 0 से 1 जो इंटीग्रेशन करूंगा मैं, 0 से 1, उससे मेरा आपका ये ब्लू वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला ब्लू वाला, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो ये ग्रीन वाला भी ऐड हो गया। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए मैं इस तरीके से इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। v एज ए फंक्शन ऑफ t मुझे पता है 0 to t के बीच में v एज ए फंक्शन ऑफ t इज v इज इक्वल टू 2t, ठीक है। अब मैंने वैल्यूज रख दी, अब मैं इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट इजीली कर सकता हूँ। 2t मुझे पता है क्या है, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन हम इजीली कर पाएंगे। करो बच्चे, इसको इंटीग्रेशन कर लो।
इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो अब कुछ नहीं बचा, 1/2 इंटू 2 1 हो गया, तो हमारा बच गया इंटीग्रेशन 0 to 1 2t का स्क्वायर 4t स्क्वायर dt। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट लगा देंगे 0 से 1 2 4t स्क्वायर 4t टू द पावर 3/3। अब इसमें लिमिट लगाओ तो लोअर लिमिट तो 0 ही आ गया, तो हमारा क्या आंसर आएगा 4 इंटू 1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो मेरा आंसर आया 4/3। तो 4/3 आया क्या है, VRMS का स्क्वायर। ठीक है, VRMS का स्क्वायर आया है। ठीक है, अब मैं इसी का अंडर रूट कर दूंगा, अंडर रूट 4/3, तो फिर वो एक्चुअल एरिया की जो आ जाएगा। तो अब मैंने आपको बताया कि 2 टाइम्स मैंने कर लिया, तो 4/3 मैंने इंटीग्रेशन से इसको निकाल लिया, तो VRMS का स्क्वायर मुझे मिल गया। यहाँ से मैं VRMS निकाल सकता हूँ, VRMS विल बी इक्वल टू अंडर रूट 4/3। तो अब देखो P और Q की वैल्यू आपको पता चल गई। P और Q क्या है, P इज 4 एंड Q इज 3। P प्लस Q क्या आ जाएगा 4 + 3, तो ये हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर 7 आ गया। 7 विल बी द न्यूमेरिकल इनपुट टू दिस क्वेश्चन, तो 7 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर देखो इंटीग्रेशन को एक बार आप देखो, किसी स्टेप पे आपको कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लो बेटा, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको लिमिट समझ नहीं आ रही हो या हमने क्या किया, वो पॉइंट पूछ सकते हो, क्योंकि आपका कंफ्यूजन यही दूर होना चाहिए। बताओ, प्रतिष्ठा को आ गया, बाकी सबको, दिव्या, सुरेंद्र, कनु, समीर, कशिश, आ गया समझ। यस सर। देखो 0 से 1, ये यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये 0 to 1 कैसे हो गया। 0 to 1 करने का मतलब है कि मैंने आधे साइकिल के लिए कैलकुलेट कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सिमेट्रिक है, वो ट्राइंगल है ना, स्ट्रेट वेव फॉर्म है, तो मैंने उस तरीके से इसको कर लिया है। तो आसान था ये क्वेश्चन, उस तरीके इंटीग्रेशन पर्सपेक्टिव से इजी था ये। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो बच्चे। 300 माइक्रोफैराड कैपेसिटर in figure is initially charged to 16 volt. The 1200 microfarad capacitor is uncharged and the switches are both open. What is the maximum voltage to which you can charge the 1200 microfarad capacitor by the proper closing and opening of the two switches? कौन सा, कितना मैक्सिमम वोल्टेज है जिस पर आप 12 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हो, कितना वोल्टेज, उस वोल्टेज V की वैल्यू आपको बताना। तो देखो इनिशियली 300 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है उसको चार्ज कर दिया गया, कोई एक्सटर्नल सोर्स है, बैटरी जोड़ी हमने 16 वोल्ट पर ले गए हम इसको। ठीक है, तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो गई, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, स्टोर होगी एनर्जी। ठीक है, अब जैसे ही आप S1 को क्लोज करोगे, S1 को क्लोज करोगे तो क्या होगा, इस एनर्जी, ये एनर्जी जो थी किसके पास चली जाएगी, इंडक्टर के पास। फिर आप S1 को ओपन कर दो और S2 को क्लोज कर दो, फिर वो इंडक्टर से एनर्जी किस पे चली जाएगी, कैपेसिटर के पास, है ना। ऐसा एक बार में नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज आपका कैपेसिटर वापस देगा नहीं, जब तक पोटेंशियल बराबर होगा तब तक खाली एनर्जी फ्लो करेगी। तो आप S1 को ओपन क्लोज, S1 को क्लोज किया, S2 ओपन है, फिर S2 को क्लोज कर दिया, S1 ओपन कर दिया, ऐसे करते रहोगे, ओपन क्लोज। तो एनर्जी स्टेप्स में है ना, पहले 300 से इंडक्टर के पास, फिर इंडक्टर से कैपेसिटर, फिर से 300 से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर, तो ऐसे करके पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर की जा सकती है 1200 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर पर। ठीक है, तो अब देखो व्हाट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड, मैक्सिमम पोटेंशियल कब होगा, जबकि इसमें कोई भी एनर्जी लॉस ना हो, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कोई एनर्जी लॉस ना हो, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन 300 का माइक्रोफैराड का कैपेसिटर विल बी इक्वल टू 1200 माइक्रोफैराड का एनर्जी स्टोर्ड इन 1200 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला बताओ मुझे, क्या होता है बच्चा, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, है ना। तो अब मैं बोलूं कि एनर्जी स्टोर्ड इन 300 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर क्या होगी, हाफ इंटू 300 इंटू वोल्टेज कितना था 16 का स्क्वायर, तो ये माइक्रो टर्म्स में आ जाएगा, तो मैंने 10 टू द पावर माइनस नहीं लिखा, क्योंकि इधर भी माइक्रोफैराड है, इधर भी माइक्रोफैराड। दिस शुड बी इक्वल टू हाफ इंटू कैपेसिटेंस C2 जो आपका है 1200 इंटू V का स्क्वायर, तो यहाँ से V आपको निकालना है। तो यार काट लो वैल्यूज को, जो एनर्जी स्टोर्ड थी वो सारी की सारी ट्रांसफर हो जाएगी 1200 माइक्रोफैराड में, तो क्या वोल्टेज आएगा उस पर, तो ये आपका आंसर आएगा 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू V स्क्वायर, है ना। तो 16 स्क्वायर का क्या होगा, इसका मतलब है V स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 16 बाय 4, यानी 16 इंटू 4, 16 से 4 कट गया, ठीक है, 16 से 4 कटा तो 4 बच गया, तो ये आपका आ गया 64। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ
12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 64 यानी कि 8 वोल्ट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चे, 8 वोल्ट्स। 16 वोल्ट से चला था और 8 वोल्ट्स पर आ गया, है ना। तो एनर्जी स्टोर्ड शुड बी ट्रांसफर्ड, है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन से हमने इसको सॉल्व कर लिया। किसी ने सही किया था ये क्वेश्चन एग्जाम में, सही हुआ था किसी का? प्रतिष्ठा, हाँ शिवम हुआ था बेटा? शिवम तो थम्स डाउन दे रहा है शिवम तो तुम्हें पता चला कि ये होगा कैसे प्रोसेस, एक स्टेप में नहीं होगा बेटा, इसलिए इसने लिखा है बाय प्रॉपर क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द 2 स्विचेस। तो इसका मतलब क्या, एक स्टेप में ये कंप्लीट नहीं होने वाला। और इसमें अजम्पशन ये भी रखेंगे कि 100% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना। तभी ऐसा होगा कि S1 क्लोज करोगे तो कैपेसिटर से एनर्जी जाएगी इंडक्टर के पास, फिर S1 को क्लोज, जैसे इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो गया उस पोटेंशियल पे, S1 ओपन कर दो, S2 क्लोज कर दो, तो फिर वो एनर्जी कैपेसिटर के पास जाना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा होगा, है ना। तो उसमें भी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम एनर्जी लॉसेस 0 मानेंगे, तब हमारा ऐसा माना जाएगा। और हमारे पास कोई और चॉइस है भी नहीं, फॉर यूजिंग द गिवन डेटा हम यही कर सकते हैं, दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल। ठीक है, हमारा फिर 8 वोल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, करो। इन अ सीरीज LCR सर्किट with an AC source, epsilon naught is equal to this, sorry, E naught is equal to this, R is equal to 300 ohms, frequency is 550 by pi hertz, the average electric field energy stored in the capacitor and the average magnetic energy stored in the coil are this and this, the RMS current in the current circuit is 10 ampere, find the inductance। तो इंडक्टेंस जो है वो खाली अपना एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी से ही निकाल सकते हो, बाकी सारा डेटा रिडंडेंट है। तो एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी से ही आप इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर क्या होता है ये बताओ मुझे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर? वही हमारी मैग्नेटिक एनर्जी होगी। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, अरे बताओ। हाफ एल आई स्क्वायर, यही होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। यहाँ पे करंट जो है वो RMS करंट रहेगा। तो अब देखो क्या क्या दे रखा है, मैग्नेटिक एनर्जी दे रखा है 100 जूल्स, 1/2 तो कांस्टेंट है, एल की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है। करंट इन द सर्किट दिया हुआ है क्या, करंट इन द सर्किट, यस द RMS करंट इन द सर्किट इज 10 एम्पियर्स। तो सीधा सीधा हो गया क्वेश्चन। तो वैल्यूज रखेंगे, तो एल इज इक्वल टू 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ रहा है बच्चे, 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, अच्छा स्क्वायर है ना ये, तो बाई 100, तो क्या आएगा आपका 100 बाई 100 कट गया, तो आपका 2 और ऐसा यूनिट तो 2 हेनरी। इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज 2 हेनरी। तो हमने कैसे निकाला, सिर्फ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर से डायरेक्टली निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इजी क्वेश्चन था। बाकी बहुत सारे डेटा जिसको गिवन होगा फॉर्मूला नहीं पता या कंसेप्ट नहीं पता होगा तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा इतना डेटा को देख के, है ना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से और चीजें भी पूछी जा सकती है, कैपेसिटेंस पूछ सकता था, वो कर सकता था, बट यहाँ पे केवल अपने एग्जाम में यही पूछा है। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, अच्छा इसका तो सोल्यूशन ही दिया हुआ है, चलो ये क्वेश्चन आप एक बार कर लो फिर उसको सॉल्व करा दूंगा। यहाँ ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है बच्चे, आसान क्वेश्चन है, एक बार देखो। मेरे टैब में ना मैं मिटा भी देता हूँ कई बार तो वापिस आ जाता है 1-2 क्वेश्चन लास्ट में जो मिटी हुई चीजें हैं, ऐसा कुछ इसमें है, पता नहीं कई बार मिटा देते हैं, ज़ोंबी हो जाते हैं ना, ऐसे मर के जिंदा हो जाता है कुछ कुछ तो लिखा हुआ। The primary and secondary coil of a transformer have 50 and 1500 turns respectively. If the magnetic flux phi linked with the primary coil is given by this, phi naught is constant, the output voltage across the secondary coil is equal to, ठीक है बच्चे। तो आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना है, टर्न्स का रेशियो दे रखा है, इनपुट वोल्टेज आप कैसे निकालोगे बताओ। अगर फ्लक्स आपको दिया है तो हाउ कैन यू फाइंड आउट बच्चे, कैसे निकालोगे इनपुट वोल्टेज, डी फाई बाय dt, है ना भाई। क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या होता है माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो आपको खाली मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करोगे, डी फाई बाई डी टी निकाल लो। डी फाई बाई डी टी कौन से कॉइल से है, प्राइमरी कॉइल में जो एसोसिएटेड फ्लक्स है। तो यहाँ पे वी, तो ये क्या होगा, डी फाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी, डी बाई डी टी ऑफ फाई नोट प्लस 4t। यहाँ पे फाई नोट इज ए कॉन्स्टेंट, तो आपका इसको डिफरेंशिएशन करोगे 0 प्लस 4t क्या 4 आ गया, तो आपका 4 वोल्ट्स आ गया।
तो 4 वोल्ट्स क्या है आपका वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, क्योंकि फ्लक्स भी आपका प्राइमरी से एसोसिएटेड था। अब आपको वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल निकालना है, कोई टेंशन ही नहीं है। अब तो प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशियो दे दिया, NP by NS is given as 50 by 1500, और ये मुझे पता है किसके बराबर होगा, वोल्टेज इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी, जो कि आपका 4 बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी के बराबर है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 50 by 1500 इज इक्वल टू 4 बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी। तो यहाँ से वोल्टेज इन सेकेंडरी की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, 4 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 50, कितना आ गया 120 वोल्ट है ना। 50 30 जा 50 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1500, 30 इंटू 4 बार 120 वोल्ट। तो वोल्टेज इन सेकेंडरी कितना आया 120 वोल्ट आया, है ना। तो प्राइमरी में कितना वोल्ट था 4 वोल्ट था, सेकेंडरी में कितने वोल्टेज 120 वोल्ट। तो देखो टर्न्स 50 थे, जिसमें टर्न्स ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा। अच्छा एक क्वेश्चन और बता जाओ, एक आंसर और बता दो जाते जाते, ठीक है। मुझे ये बताओ कि ट्रांसफार्मर जो आपके घर के पास लगा होता है वो कौन सा होता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन, बताओ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कि स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन जो कि ज्यादा वोल्टेज को कम में कन्वर्ट कर। आपको पता है ना हाई टेंशन वायर्स होती है उनमें वोल्टेजेस ज्यादा होते हैं, 11,000 वोल्ट 72,000 वोल्ट है ना। तो उस वोल्टेज को आपके यूजेबल वोल्टेज तक हटा के लेके आ रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब मुझे बताओ ऐसे ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी कॉइल होगा और एक सेकेंडरी कॉइल होगा, तो कौन सी कॉइल में टर्न ज्यादा होते हैं बच्चे, जिसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा हो कि कम हो, बताओ वोल्टेज कम बताओ हो। कौन सी कॉइल में वोल्टेज, जिसमें टर्न ज्यादा होंगे उसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगा। अरे यार इधर मान लो 11,000 वोल्ट्स लग रहा है और आउटपुट पे कितना मिलता है 220 वोल्ट, है ना 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट वाली कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे और जिसमें ज्यादा वोल्टेज है वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। तो प्रैक्टिकली भी ये ट्रांसफार्मर पॉसिबल इसलिए हो पाता है क्योंकि ज्यादा टर्न अगर कम स्पेस में लगाने तो पतली वायर लगेगी कि मोटी वायर लगेगी, बताओ बताओ। बहुत सारे टर्न्स अगर एक लिमिटेड स्पेस में फिक्स करने हैं तो कि पतली वायर से होंगे कि मोटी वायर से, पतली वायर से। थिन वायर से, है ना। पतली सी वायर होगी तो उसको बहुत सारे Okay. टर्न स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, है ना। और एक गिवन पावर के लिए 11,000 वोल्ट्स आ रहा है तो एक कम करंट की वैल्यू कम रहेगी, जब वोल्टेज ज्यादा है तो फिर गिवन वैल्यू ऑफ पावर करंट क्या रहेगा कम रहेगा, और करंट कम रहेगा तो वो पतली वायर से इजिली जा सकता है, समझे। वो पतली वायर से इजिली जा सकता है, तो इसलिए ट्रांसफार्मर जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाया क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ड्रॉप, है ना। तो कुछ कुछ आपको समझ आया होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो वोल्टेजेस वहां पे हाई होंगी, और हाई वोल्टेज है तो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ पावर करंट इन द सर्किट उस पर्टिकुलर यानी कि प्राइमरी कॉइल में करंट कम होगा, तो कम होगा तो थिन वायर के थ्रू भी वो जा सकता है। और सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कम है तो नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो हमें वहां पे काफी मोटी वायर यूज करनी पड़ेगी, और मोटी वायर का आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होगा कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो मोर करंट कैन फ्लो थ्रू दैट वायर, क्योंकि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है बच्चे। तो थिकनेस एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो गया तो मतलब आपका ज्यादा करंट उसमें से इजीली फ्लो कर पाएगा, हीटिंग उतनी ज्यादा नहीं होगी ट्रांसफार्मर की, ठीक है। तो ये इसलिए पॉसिबल हो पाया। अब आज के किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो डाउट पूछेंगे बच्चे, और अदरवाइज फिर जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं। तो यही है, ठीक है। अब आपको ऑप्टिक्स जो है मैम करा देंगी, कल होगा आपका प्रिज्म एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो वो हो जाएगा। चलिए जिन बच्चों को डाउट है वो डाउट पूछेंगे बेटा।